हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये 24th लेक्चर है और इस 24th लेक्चर में हम देखेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। ये हमारा काइनेमेटिक्स चैप्टर का 24th लेक्चर है। तो हमने काइनेमेटिक्स में लगभग बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी, बहुत सारे सब टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे काइनेमेटिक्स का। इससे पहले हमने रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह के प्रॉब्लम्स हमने किए थे। रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, या फिर हमने रेन मैन प्रॉब्लम्स भी देखा था। तो वो सारी रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स मोशन इन 2 डायमेंशनल वगैरह में आता है। और फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन भी इससे पहले के लेक्चर्स में काइनेमेटिक्स में किया था। फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, इस तरह के बहुत सारे मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। फिर यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। सो ये सब हमने सारे लेक्चर्स हमने देखा था। तो यदि आपने काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स को अपने अटेंड नहीं किया है तो पहले आप काइनेमेटिक्स के लेक्चर को पहले आप अटेंड करो, फिर आप ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो ओके, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सो ये सिर्फ एक लेक्चर में मैं कंप्लीट सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके क्या क्या से टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स उससे रिलेटेड होते हैं, तो वो टर्म्स को हम जानेंगे और फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, तो चलिए आज का मैं टॉपिक लिख देता हूँ, सर्कुलर मोशन। तो हमने टॉपिक लिख दिया सर्कुलर मोशन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है क्या। तो यदि मैं सर्कल बनाऊं, दिख रहा होगा ये सर्कल। ठीक है, अब ये जो हमारा सर्कल पाथ है, या फिर एक आर्क भी हो सकता है, हम ऐसे उस आर्क भी बना सकते हैं। यदि मैं आर्क बनाऊं तो जैसा कुछ सर्कुलर आर्क, ये किसी सर्कल का पार्ट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सर्कल की रेडियस होती है और इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। एल हमारा क्या है, आर्क लेंथ। ठीक है, और इस सर्कल की हमारी रेडियस आर है। ठीक है, तो इस पूरे का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पूरे का सर्कमफ्रेंस यदि हम निकाले तो 2 पाई आर इसका सर्कमफ्रेंस होगा, टोटल इसका पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। या फिर किसी सर्कल का कोई आर्क कोई पार्ट है तो उसका हम आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। आर्क लेंथ का भी फॉर्मूला होता है L=R/θ, where थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा। तो ये तो जनरल सर्कल के बारे में हो गया। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ कि कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पे, या फिर सर्कुलर आर्क पे हो, या फिर सर्कुलर कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे हो, सेमी सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रेवल करे, तो उसको हम बोलते हैं वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली ये सर्कुलर पाथ को आप काफ़ी स्मॉल एंगल पे यदि आप देखोगे तो एक तरह से वो लीनियर डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। काफ़ी स्मॉल डी थीटा एंगल पे यदि आप देखोगे उस पार्टिकल को, तो एक तरह से लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इसी में हम कुछ लीनियर रिलेशन विद द सर्कुलर रिलेशन, ये सब रिलेशंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब आपको तो समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ सिंपल कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा हो या फिर सर्कुलर आर्क पे ट्रेवल कर रहा हो। ऐसा नहीं है वो हमेशा कंप्लीट सर्कुलर ही होगा सर्कुलर मोशन करने के लिए। किसी स्मॉल पोर्शन पे भी यदि वो ट्रेवल कर रहा हो, इवन तो मैं बोलता हूँ कि ये फॉर अ वेरी स्मॉल थीटा ऑल्सो भी यदि वो इस तरह के आर्क के पर ट्रेवल करता है तो उसको भी हम सर्कुलर मोशन का पार्ट ही बोलेंगे। सपोज ये हमारा रेडियस आर है,
सपोज हमारा ये कर्व है, कोई बॉडी इस कर्व पे मूव कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, तो हम देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो अब चलिए इसके डिफरेंट टर्म्स को हम समझते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि ये अब नया है टॉपिक, तो इसमें आपको कुछ नए टर्म्स आएंगे। तो सबसे पहले टर्म्स को समझते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म जो आता है वो एंगुलर पोजीशन आता है, एंगुलर पोजीशन ऑफ ए बॉडी, और इसको कभी कभी हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डेल्टा थीटा और डी थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये एंगुलर पोजीशन क्या है, उसके लिए सबसे पहले मेरे को एक सर्कुलर आर्क बनाना पड़ेगा। और ये सर्कुलर आर्क सपोज कोई थीटा सबटेंड कर रहा है, ठीक है। इसका सेंटर सी है और ये रेडियस आर है, और ये थीटा सबटेंड कर रहा है, और ये हमारा एल है, ठीक है। और या फिर मैं इस के रेस्पेक्ट में बनाऊँ, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में आर है, तो ये हमने थीटा बना दिया, ये थीटा। अब ये जो थीटा है इसको हम बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन मतलब कितना एंगल वो आर्क बना रहा है, उसको हम एंगुलर पोजीशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि पार्टिकल सपोज इस पॉइंट ए पे था, अब पार्टिकल बी पॉइंट पे चला गया, तो उसने कितना एंगल कवर किया, इसी को बोलते हैं हम एंगुलर पोजीशन। और इसको मेज़र करते हैं, आपको मैंने यूनिट बताया था एंगल का, इसको हम फिजिक्स में रेडियन में मेज़र करते हैं, इसको डिग्री में नहीं मेज़र करेंगे। तो इसका ऐसा यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हो गया रेडियंस, ठीक है। और रेडियंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, आर्क लेंथ बाई रेडियस, ये हमारा थीटा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये होता है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या हुआ कि हाउ मच एंगल द पार्टिकल हैज़ ट्रेवल ऑन अ सर्कुलर पाथ, दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। और चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी फील थोड़ा आपको बाद में थोड़ी सी आएगी। तो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन हम यूज़ करते हैं, इसका डायरेक्शन डिफाइन किया जाता है राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। आपको क्या करना है, यदि वो बॉडी ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में मतलब मूव कर रहा है, तो आपको अपना जो फिंगर्स है वो कर्ल करना है, ठीक है। आपको कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, सर्कुलर वे में, ठीक है। जब आप कर्ल करोगे, सपोज वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आप कर्ल करो, और जो आपका थंब है वो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यदि बॉडी बी टू ए जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन, बी टू ए इनटू द प्लेन, थंब हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है इसमें। सो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ओके। तो अब चलिए एंगुलर पोजीशन हमारा हो गया। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट टर्म था एंगुलर पोजीशन। चलिए अब सेकेंड टर्म को देखते हैं। सेकेंड टर्म हमारा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इस एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड भी कभी कभी बोलते हैं, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इनको डिफाइन किया गया वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब सपोज इसको ऐसे डिफाइन किया था कि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया था, अब इसको लीनियर टर्म से आप रिलेट कर सकते हो, जैसे हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, तो इसको भी हम बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो उसका क्या डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। मतलब इसमें भी अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी हम बोल सकते हैं, मगर फिलहाल के लिए इंस्टेंटेनियस, नथिंग इज मेंशन है तो इंस्टेंटेनियस। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, डी थीटा बाई डी टी। आप एंगुलर पोजिशन को डिफ्रेंशिएट कर लो तो वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी सेम मेथड है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज इन द एंगुलर पोजीशन। और सेम मेथड से आप निकालोगे। सपोज कोई बॉडी इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है या फिर ऐसे मूव कर रहा है, आपको बस कर्ल करना है अपना थंब और हैंड फिंगर्स, और जब कर्ल करोगे तो आपकी थंब की जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन मैंने बता दिया, राइट हैंड थंब रूल, और इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। सो रेडियन पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट होगा, ठीक है। तो हमारा ये सेकेंड टर्म था। चलिए अब थर्ड टर्म समझते हैं। हमारा थर्ड टर्म जो है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक तरह से सब सर्कुलर मोशन की बात करें तो हम सर्कुलर तरीके से ही टर्म्स को देख रहे हैं। मतलब सर्कुलर में बहुत सारे टर्म्स डिफाइन किए हैं। तो जैसे एंगुलर पोजीशन मैंने देख लिया थीटा, वो लीनियर के रेस्पेक्ट में एक तरह से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर एंगुलर वेलोसिटी हमने देख लिया, एंगुलर वेलोसिटी एक तरह से इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी हो गया। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन है, किस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है कोई चीज़, ठीक है, किस रेट से वो रोटेट कर रहा है, तो उसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। उसी को एक तरह से हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, मगर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा रोटेशन चैप्टर में ये लॉट आएगा, बहुत आएगा ये, और लॉट ऑफ टाइम्स इसको आप इनकाउंटर करोगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है। एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन कर दिया डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसकी डायरेक्शन सेम राइट हैंड थंब रूल। उसमें ध्यान रखना है कि यदि जो सपोज एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कोई बॉडी इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, यदि सेम डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन लगेगा, सेम डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड, उसकी रोटेशनल स्पीड बढ़ेगी। यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसकी स्पीड घटेगी। तो इसका डायरेक्शन सेम है। यदि ओमेगा इस डायरेक्शन में है, और मतलब ओमेगा ऐसे मैंने बनाया है, ओमेगा की एक्चुअल डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। तो यदि अल्फ़ा भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका मतलब अल्फ़ा भी सेम इनटू द डायरेक्शन में ही है। तो दोनों की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फील इसका बाद में आएगा आपको, यदि आप इससे पहले पढ़ रखे हो तो मे बी आ जाए। तो ठीक है, तो ओमेगा का मैंने ऐसे सेंस बनाया है, ये इसको सेंस भी बोलते हैं। इस तरह से मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस, बट एक्चुअल डायरेक्शन ओमेगा की ये नहीं है। ओमेगा की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, जो कि राइट हैंड थंब रूल से आता है, ठीक है। तो ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो हमने ये 3 टर्म्स देख लिया इसमें, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका यदि आप यूनिट की बात करोगे तो इसका यूनिट क्या आएगा, ऐसा यूनिट से वेक्टर क्वांटिटी, और इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चलिए अब कुछ और टर्म्स की बात कर लेते हैं। टर्म्स नहीं, अब रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, और लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, उसमें हम रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये रिलेशन काफ़ी कॉमनली यूज होता है सर्कुलर मोशन में। तो अब देखो, आप थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर है, ये हमारा फॉर्मूला। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है एंगल का, आर्क लेंथ का रिलेशन। एक तरह से लीनियर रिलेशन ये बात बोल सकते हो कि एंगल का और डिस्टेंस का। आर्क लेंथ एक तरह से डिस्टेंस है, सर्कुलर सरकमफ्रेंस है, यू कैन से, मतलब सर्कुलर आर्क लेंथ है,
अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो दोनों साइड यदि डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, dl/dt इक्वल्स टू, मैं इसको डायग्राम भी बना देता हूँ। सपोज ये हमारा रेडियस है और ये l है और ये थीटा है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो रेडियस तो कांस्टेंट है, तो ये dθ/dt हो जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा और v इक्वल्स टू ओमेगा r। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये रिलेशन हमेशा सर्कुलर मोशन में वैलिड है, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो v इक्वल्स टू ऑलवेज r इंटू ओमेगा, नो मैटर मतलब वो स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। तो ये हमारा रिलेशन है, मतलब स्पीड जो होगी, इसका मैं और फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ। इस आर्क लेंथ पे जो स्पीड होगी v, इसको हम बोलते हैं लीनियर स्पीड। सर्कुलर मोशन में भी इसको हम बोल देते हैं लीनियर स्पीड। जो सर्कमफ्रेंस पे जो जिस स्पीड से बॉडी मूव कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर स्पीड। और एंगुलर स्पीड मतलब कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है, वो दोनों डिफरेंट चीज़ हैं और दोनों में ये रिलेशन है v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो हमारा आ गया रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। ओके, चलिए अब रिलेशन देख लेते हैं एक्सेलरेशन में भी। सो रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, और जिसको हम बोल देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन जिसको हम बोल देते हैं यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो उसकी रोटेशनल स्पीड किस रेट से बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और सर्कमफ्रेंस पे यदि उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो डिफरेंट टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, उसकी हम चर्चा ऑल टुगेदर इसके बाद करेंगे कि सर्कुलर मोशन में किस तरह के एक्सेलरेशंस डिफाइन है, किसी बॉडी की टोटल एक्सेलरेशन क्या होगी। तो एक तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके बाद उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फिर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आता है, तो उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो फिलहाल आपको रिलेशन देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसी एक्सप्रेशन को आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। सो v इक्वल्स टू r ओमेगा है, तो dv/dt, जिसको कभी कभी ये जो v है बताना भूल गया था, इस v को कभी कभी लीनियर स्पीड बोलते हो, कभी कभी टेंजेंशियल स्पीड भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सर्कल के टेंजेंट हमें एट एवरी पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसकी स्पीड होगी, एक तरह से टेंजेंशियल स्पीड भी हम इसको बोल देते हैं। लीनियर स्पीड, या अब यदि कोई बॉडी रोड पे ट्रेवल कर रहा है या फिर कोई स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम जनरली लीनियर स्पीड ही बोलते हैं, स्पीड ही बोलते हैं। लेकिन सर्कुलर पाथ के स्पीड को हम बोल देते हैं लीनियर स्पीड या फिर टेंजेंशियल स्पीड, जस्ट एक कन्वेंशन है। सो dv/dt इक्वल्स टू r d ओमेगा/dt। तो ये जो dv/dt है इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखेंगे, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू r इंटू अल्फा, और आप इसको अल्फा r भी लिख सकते हो, अल्फा इंटू आर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है सर्कुलर मोशन में, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। तो ये हमारा रिलेशन आ गया इन सब में, ठीक है। ठीक है, अब चलिए एक और तरह का एक्सेलरेशन होता है जिसको कि बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी मैं प्रूफ की बात नहीं करूँगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AC। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है कि सर्कुलर मोशन में आप देखोगे कि वेलोसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। इवन कभी कभी स्पीड आपका ये यूनिफॉर्म है, जिसको कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे आगे, उसमें आप देखोगे तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो उस वेलोसिटी चेंज के कारण डायरेक्शन ऑफ द जो डायरेक्शन स्पीड की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, उस चेंज के कारण एक एक्सेलरेशन आता है, और उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा सेंटर के तरफ लगता है। फॉर एग्जांपल यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, अब देखोगे ध्यान से, फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, और इस चेंज इन वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन आता है dv/dt, आप लिमिट t को 0 कर दो और dv को भी 0 कर दो, तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स द सेंटर, और इस तरह के एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक तो एक्सेलरेशन आ गया इस dv मतलब मैग्नीट्यूड के चेंज की, तो हमारा 80 हो जाता है। हमने पहले बात किया था कि हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो
स्पीड के चेंज को बोलते हैं dv/dt। लेकिन ये जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये dv/dt। तो इस दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल चेंज इन वेलोसिटी होता है, मतलब डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों के टुगेदर को हम बोल देते हैं। तो एक तरह से डायरेक्शनल चेंज को ही हम बोलते हैं डायरेक्शनल चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेलोसिटी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और टेंसिल एक्सेलरेशन हो गया हमारा, ये टेंसिल एक्सेलरेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर लीनियर स्पीड इन द सर्कुलर मोशन, इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है, आपको मैग्नीट्यूड याद रखना है, इसका मैग्नीट्यूड आता है v²/r, पर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और v को आप r ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये ω²r है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी ऑब्वियसली इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज होगा। डायरेक्शन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? दिस इज द एक्सेलरेशन acting in a circular motion when the body is moving in a circular path and it always acts towards the center and its magnitude is v²/r या फिर ω²r, ठीक है। where r is the radius, v is the linear speed at that instant। suppose कोई बॉडी यदि स्पीड उसकी बढ़ भी रही है, मतलब रोटेशनल स्पीड या फिर लीनियर स्पीड सर्कुलर मोशन में, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। वो उसके स्पीड पे एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी भी कर सकती है जैसे डिफरेंट स्पीड के मैग्नीट्यूड पे। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अब चलिए ऑल टुगेदर जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार मैं समराइज करूं तो टोटल एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। सो टोटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हमने जो भी एक्सेलरेशन की बात की एक बार उसको अच्छे से डिफाइन कर लिया कि टोटल एक्सेलरेशन क्या है किसी बॉडी की। सपोज कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, रेडियस हमने r बनाया और उसकी किसी भी स्टैंड पे स्पीड v है और ये स्पीड भी बढ़ रही है इसकी, ठीक है। स्पीड बढ़ रही है, इसकी ओमेगा है, ऐसे ओमेगा भी बढ़ रही है, एक तरह से उसका एक्सेलरेशन है उसके अंदर। तो क्या क्या एक्सेलरेशन होगा? हमारा पहला एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट पे एट t=0 आप मान के चलो, t=0 पे कौन कौन सा इसका एक्सेलरेशन है? एक एक्सेलरेशन होगा जिसको कि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, एक एक्सेलरेशन होगा जो कि टेंजेंट के अलावा होगा जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या आ गया? टोटल एक्सेलरेशन जो है हमारा टोटल एक्सेलरेशन वो वेक्टर सम ऑफ दिस टू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इसका डायरेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई बॉडी ऐसे जा रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, दोनों की डायरेक्शन दोनों आपस में एक्चुअली 90 डिग्री एंगल होता है और दोनों हमेशा एंगल सर्कुलर मोशन में ये चेंज होता रहता है। तो इस दोनों का वेक्टर सम आप कर सकते हो। तो ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन आ गया। यदि आप इसकी मैग्नीट्यूड की बात करोगे, चूँकि ये परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन इज √ac² + at², ठीक है। ये आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो एक्चुअल जो डायरेक्शन होगा, एक्चुअल डायरेक्शन जो होगा एक्सेलरेशन की वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारे टोटल एक्सेलरेशन। यदि सिर्फ एक्सेलरेशन आपसे पूछता है तो उसका मतलब है कि आपको टोटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा सर्कुलर मोशन का कुछ ब्रीफ के बारे में। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हमने इससे पहले सर्कुलर मोशन के बारे में देखा था कि कौन कौन से टर्म्स सर्कुलर मोशन में इंपॉर्टेंट है। अब उसी टर्म्स को आपको बेसिकली यहाँ यूटिलाइज करना है और आपको समझना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ कि
कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है विथ कांस्टेंट स्पीड से, और यहाँ हम कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, तो ठीक है, यहाँ वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, मगर हम क्या बोलेंगे, इसकी स्पीड जो है, स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन है कि बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ऑब्वियसली जब उसका स्पीड कांस्टेंट होगा तो आप क्या क्या से पैरामीटर्स के बारे में बोल सकते हो, आप बोल सकते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, और ओवरऑल इसका मैग्नीट्यूड या फिर द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इटसेल्फ विल बी 0 बिकॉज इसकी मैग्नीट्यूड ही नहीं है कुछ भी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करूँ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा v²/r होगा। अब इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, मैं डायग्राम से और अच्छे से मैं बता देता हूँ। अब जो बॉडी मूव कर रहा है ऐसे कांस्टेंट स्पीड से एट ऑल द पॉइंट, तो आप देख सकते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या यदि आप कैलकुलेट करोगे किसी भी पॉइंट पे तो हमेशा सेंटर की तरफ आएगा। देख लो आप, ये हमेशा सेंटर की तरफ आ रहा है AC, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करिए मगर इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट है, v²r या फिर v²/r या फिर ω²r। तो इसका आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और पार्टिकल की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। और जैसे हम किस टर्म की बात करें तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर सिलेक्शन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि एंगुलर स्पीड हमारी चेंज हो ही नहीं रही है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमारा ओमेगा है वो हमारा ओमेगा कांस्टेंट होता है, ओमेगा इज़ कांस्टेंट, ओमेगा इज़ नॉट चेंजिंग। मतलब इवन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों के फॉर्म में आप लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड भी इसका कांस्टेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी और एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होगी। यहाँ सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो इस तरह के कुछ डेफिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसमें क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, थंब का डायरेक्शन भले वो मूव कर रहा है ऐसे, थंब का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है v²/r, ठीक है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो चलिए इसके कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स थोड़े से प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स पे आते हैं। सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि एन ऑब्जेक्ट revolves uniformly on a circular path with diameter 14 meter and completes 100 revolution in 1 minute. ओके, फाइंड, इसमें कुछ पार्ट्स मैं पूछ लेता हूँ। फाइंड द स्पीड, सेकेंड एंगुलर स्पीड, और यू कैन से स्पीड को आप लीनियर स्पीड भी पूछा जा सकता है। कैलकुलेट द लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड एंड दैट्स इट। अब इसको और चलो मैं थर्ड पार्ट पूछ लेता हूँ। इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, चलो ये 3 पार्ट आपको सॉल्व करना है, आप ट्राई करो, काफ़ी सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व सबसे पहले। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें कितनी रिवोल्यूशंस वो लगाता है, 100 रिवोल्यूशन। तो एक जो रिवोल्यूशन होता है वो कितना डिग्री होता है, वो 360 डिग्री होता है, या फिर हम 2 पाई रेडियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा 100 रिवोल्यूशन
सो हमारी टोटल एंगल हमारा कितना आ गया, थीटा टोटल आ गया हमारा 100 इंटू 2 पाई, तो हमारा आ गया 200 पाई रेडियंस। तो ये इसने टोटल एंगल ट्रेवल किया। आप टोटल डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, मगर हम टोटल एंगल कवर हम निकाल सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हमें फर्स्ट में कैलकुलेट करना है स्पीड, लीनियर स्पीड। सो लीनियर स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस L टोटल बाई T। अब L टोटल क्या होगा, एक रिवोल्यूशन में कितना कवर करता है, 2 पाई आर। सो 2 इंटू पाई इंटू आर, और उसने 100 किया तो 100 डिवाइड बाई टाइम, और कितना टाइम लगा उसको, 60 सेकेंड्स लगा। अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। सो 2 इंटू 22/7, इसकी डायमीटर दी हुई है 14 मीटर, तो रेडियस 7 मीटर हो गया, और इंटू 100/60, ये 7 कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, और ये हमारा 2 3 जा 6। तो अब ध्यान से देखोगे हमारी लीनियर स्पीड क्या आ गई, 220/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा लीनियर स्पीड इसका आ गया, ठीक है। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा था एंगुलर स्पीड। या तो एंगुलर स्पीड आप शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ओमेगा इक्वल्स टू V बाई आर, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर लो, या फिर ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टाइम ऑल्सो आप यूज़ कर सकते हो। दोनों में से जो भी, अभी थीटा बाई टाइम यूज़ करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि हमने V ऑलरेडी कवर कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा V बाई आर। सो V हमारा 220/3 था, और मैं R से डिवाइड कर दूँगा 7, तो हमारा आ गया 220/21। अब ये हमारा रेडियन पर सेकेंड, तो ये हमारा एंगुलर स्पीड आ गया। तो चलिए अब थर्ड पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास V²/R या फिर ω²R, तो मैं V²/R ही यूज़ कर लेता हूँ। तो V हमारा है 220/3, सो 220/3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे क्विकली। तो एक और सेकेंड क्वेश्चन मैं यदि पूछूं तो कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ द क्लॉक, ठीक है। आपको एंगुलर स्पीड निकालनी है आवर हैंड। मैं डायग्राम बना देता हूँ। हमारा आवर हैंड सपोज ये मिनट हैंड है बड़ा वाला, और आवर हैंड छोटा वाला है, ठीक है। सपोज ये 12 बज रहा है। तो अब देखो एंगुलर स्पीड निकालने के लिए क्या करना है आपको, थीटा बाई टाइम करना है। तो एक रिवॉल्यूशन आवर हैंड कितने घंटे में लगाता है, एक रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब देख सकते हो अभी 12 बज रहा है, 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, और फिर 12 बजेगा, मतलब 12 घंटा इसको लग रहा है। तो मतलब एक रिवॉल्यूशन जो कि 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन कितने घंटे में ट्रेवल करता है, 12 घंटे में, 12 आवर्स। तो अब चूँकि रेडियन पर सेकेंड जो हमारा SI यूनिट है उसमें आप निकालोगे तो डिवाइड बाई 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, तो आप इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया पाई बाई 6 इंटू 3600, तो हमारा आ गया पाई डिवाइड बाई 21600 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसी में ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसमें यदि हमसे पूछ देता है सेकेंड पार्ट कि फाइंड ओमेगा ऑफ मिनट हैंड, तो ओमेगा ऑफ मिनट हैंड कैसे कैलकुलेट करोगे। ओमेगा ऑफ मिनट हैंड आपका आ जाएगा ओमेगा, सेकेंड पार्ट में सॉल्व करूँ तो ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टाइम। अब एक मिनट हैंड कितने देर में पूरा रिवॉल्व कर लेता है, राउंड लगा लेता है, 60 मिनट्स में। तो 2 पाई डिवाइड बाई 60 मिनट्स, 1 घंटा, मतलब 6 तो इंटू 60 कर देना है आपको। तो आपका आंसर आ गया पाई डिवाइड बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड।
इस तरह से सेकेंड हैंड की भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस हो गए। तो मैं बात कर लेता हूँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, क्विकली। तो चलिए मैं टॉपिक लिख देता हूँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? ऑब्वियसली नेम से ही पता चल रहा है कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है विथ वेरिएबल स्पीड, विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड ऑल्सो एज वेल एज वेरिएबल स्पीड। यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है और उसकी लीनियर स्पीड ये v हमेशा चेंज कर रहा है, मतलब उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो क्या मैं लिखूँ यहाँ पे, इसकी स्पीड जो है वो वेरिएबल है। मॉड का साइन ये स्पीड को बताता है, तो इसकी स्पीड जो है वो वेरिएबल है, वो चेंज कर रही है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। या फिर मैं बोलूँ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ नॉट जीरो, तब भी उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और या फिर हम बोलेंगे अल्फ़ा इज़ ऑल्सो नॉट जीरो, अल्फ़ा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं है। और या फिर मैं बोल देता हूँ ओमेगा जो है हमारा वो वेरिएबल है। ये सारे जो कंडीशंस हैं मतलब सेम ही चीज़ को बता रहे हैं कि इस केस में द बॉडी जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे उसकी मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। उसकी सपोज आप फ़ैन को ऑन करते हो, फ़ैन को ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में फ़ैन की स्पीड जीरो होती है और उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो फ़ैन के एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ सकते हो कि ये स्टार्टिंग से जो एक यूनिफॉर्म स्पीड तक वो पहुंचती है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, जिसमें कि उसकी एंगल बढ़ने की भी, एंगल चेंज होने की भी स्पीड भी बढ़ती जाती है, मतलब उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ रही है। किस लिए एंगुलर स्पीड बढ़ रही है? क्योंकि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके अंदर। तो इस तरह से आप उसको सोच सकते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब जैसे ही हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी, आपको याद होगा काइनेमेटिक्स में, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। इसी तरह इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म विथ कांस्टेंट अल्फा, अल्फा इज हमारा कांस्टेंट हो, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारा कांस्टेंट हो, और एक अल्फा इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम आपको अल्फ़ा जब कांस्टेंट है तो फॉर्मूला आपको मतलब आपको कैसे सॉल्व करना है तो उसको यूज़ कर सकते हो। तो अल्फ़ा कांस्टेंट है, इसमें एक एनालॉजी आता है, जब अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट है मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आप हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन था वो इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एनालॉगस टर्म में। आप जैसे देख सकते हो ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा इंटू टी, और या फिर मैं थीटा इक्वल्स टू और डेल्टा थीटा इक्वल्स टू मैं लिख दूँ ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर, और फिर मैं ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा थीटा। ठीक है, तो आप देखो ये जो हमारा मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन, एक तरह से इसको बोल सकते हो आप इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन। आप इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इस पर मैं प्रॉब्लम्स देखूंगा तो आपको और क्लियरिटी आएगी। ओमेगा फाइनल मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन। इस एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो थंब के डायरेक्शन में होता है इनटू टाइम, और ऐसे ही हम नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर और ओमेगा फाइनल स्क्वायर। से इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और अल्फ़ा जब कांस्टेंट नहीं है तो सिर्फ अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं कि डी ओमेगा बाई डी टी। और जिस तरह से हमने डिफ्रेंशिएशन वगैरह करके जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चंस, तो उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम्स क्विकली मैं ले लेता हूँ, एक लास्ट प्रॉब्लम्स ऑन सर्कुलर मोशन, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो बुक से। तो सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन with constant angular acceleration of 2 रेडियन, मैं देता हूँ यहाँ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से
if initially body was at rest find the following। हमने फर्स्ट पार्ट पूछ दिया कि एंगुलर स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। चलिए ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? एग्जैक्टली इसमें आपको अप्लाई करना है सेम इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट। तो अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व किया कि ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी, क्योंकि हमारा अल्फ़ा कांस्टेंट है। अब चूँकि ओमेगा इनिशियल 0 है और अल्फ़ा हमारा 2 है और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 5, तो हमारी एंगुलर स्पीड क्या आ गई 10 रेडियन पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन एज इट इज़ लगा दिया है, ठीक है। और चलिए अब सेकेंड पार्ट की बात करूं तो सेकेंड पार्ट हमें पूछा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो ये 0 है और प्लस हाफ इंटू अल्फ़ा हमारा कितना है 2 और टाइम हमें 2 स्क्वायर मतलब 2 पूछा है, तो कितना आ गया 4 रेडियन। तो ये हमारा आंसर आ गया 4 रेडियंस, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ क्विकली। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, पोज फॉर अ गिवन बॉडी अल्फा इज गिवन एज 2t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड, और ये भी आपसे पूछ दिया है ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसकी 4 रेडियन पर सेकेंड। सो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। सो कैसे सॉल्व करोगे? अब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है जहाँ की आपकी अल्फ़ा वेरी कर रही है। तो आप अल्फ़ा को क्या लिखोगे? अल्फ़ा को मैं लिखता हूँ डी ओमेगा बाई डी टी और इसकी वैल्यू 2t है। तो आप क्या लिखोगे? डी ओमेगा को लिख दोगे 2t डी टी, आप इसको इंटीग्रेट कर दो और हमारी इनिशियल स्पीड कितनी है एंगुलर वेलोसिटी 4 है और फाइनल हमें ओमेगा निकालना है और टाइम 0 से 5। तो निकाल सकते हो इसमें ओमेगा -4 इक्वल्स टू 2/2 आ जाएगा और t स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर तो 25, सो ओमेगा -4 इज़ 25, सो ओमेगा इज़ 29 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ एक और फॉर्मूला यूज़ हो जाता है कभी कभी, तो आप नोट लिख सकते हो। नोट जो हमारा है कि अल्फ़ा को हम कभी कभी ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख सकते हैं, सेम एज जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एक तो होता है डी ओमेगा बाई डी टी और एक होता है ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। हमने एक्सप्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था v इंटू डी वी बाई डी एस। इन अ सिमिलर फॉर्म हम यहाँ अल्फ़ा को भी इस तरह से डिफरेंशियल फार्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो मैं लिख देता हूँ टॉपिक रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक टर्म हमारा आता है जो कि सर्कुलर मोशन से लिंक्ड है हमारा। तो चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। तो अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइन कर दिया गया। सपोज़ कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया ये है r, उसकी तो कांस्टेंट ही होगी। लेकिन सपोज़ कोई बॉडी कोई एक जनरल पाथ पे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, सपोज़ ऐसे कोई पाथ पे बॉडी ट्रेवल कर रहा है, वो पाथ पैराबोला हो सकता है या फिर वो इलिप्स हो सकता है या फिर हाइपरबोला हो सकता है या फिर कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी हमारा फंक्शन y एज ए फंक्शन ऑफ x पाथ हो सकता है। अब उस पाथ के लिए भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सपोज यहाँ पे, तो इस पॉइंट यहाँ पे भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तरह से एक सर्कल बना सकते हैं r। और फिर सपोज हमने यहाँ पे बनाया
यहाँ पे सपोज़ हमने सर्कल ये बनाया, यहाँ पे उसको किस वेलोसिटी होगी कुछ, और यहाँ पे भी उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो इस तरह से हम ये डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी पाथ के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट पे। तो आज उसको ही सीखेंगे कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं। तो काफ़ी सिंपल है कि जब हमने उस पॉइंट को एज्यूम कर लिया कि वो पॉइंट अ पार्ट ऑफ ए सर्कल हो सकता है, तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है कि उस पॉइंट पे रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो उस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी और आपको डिवाइड कर देना है एक्सेलेरेशन से। सो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है v²/r। तो एक तरह से यहाँ भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं एक्चुअल डेफिनेशन दे देता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल्स टू v²/a परपेंडिकुलर। इस तरह से आप किसी भी सपोज प्रोजेक्टाइल मोशन में भी क्वेश्चन यदि पूछता है तो इस तरह के मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे v क्या है, v हमारा उस पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी है। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी है हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई, आप इसको लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इसको बस को ध्यान रखना है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू दैट रिजल्टेंट वेलोसिटी, इससे आपको डिवाइड कर देना है। तो आपको आ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको फंक्शन ही सपोज दे दिया गया, सपोज ऐसी कोई फंक्शन है और सपोज आपको यहाँ पे x, y कोई पॉइंट है, या फिर x1, y1 मैं लिख सकता हूँ, और ये फंक्शन हमारा है y = fx, ये आपको दे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है r = 1 + dy/dx, मैं देता हूँ dy/dx का होल स्क्वायर पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला थोड़ा मैथमेटिकल है, इसको आप यूज़ कर सकते हो d2y/dx2। तो ये एक जनरल पाथ का आप रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी पॉइंट पे आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके निकाल सकते हो। ये मैं d2y/dx2 लिखा है, इसका 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन आपको करना है y का, और बस ये x1, y1 पे इसकी यहाँ पे भी वैल्यू जो भी dy/dx निकाल के आप x1, y1 रख के उस पर डाल सकते हो, तो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का पे, जो कि कभी कभी यूज़ होता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको इस पर, 1 सिंगल क्वेश्चन, और फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। सपोज है कि अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड at an angle 37 degree with 20 meter/second from ground or from horizontal. Find the radius of curvature of body, ठीक है। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। अब इसको चाहो तो सॉल्व करो। तो आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, और इसमें बस कैसे सर्कुलर मोशन यहाँ आ जाता है। सपोज हमने फेंका इसको 20 मीटर/सेकेंड से, और ये हमारी एंगल 37 है। तो हमारे हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, उस सरफेस के टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी जो होगी वो आपको निकालना है। तो इसकी वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 cos 37, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन है हमारा, g है। तो आप इसको काफ़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो 20 cos 37 v² एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये दोनों परपेंडिकुलर है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। सो हमारा यहाँ 10 लिख देंगे, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो 20 cos 37 हो जाता है 4/5, और इसका होल स्क्वायर बाई 10, 5 4 जार
20, सो हमारा 16 स्क्वायर आ गया, तो 16 स्क्वायर बाई 10, सो 16 स्क्वायर 256 हो गया, तो 25.6 मीटर आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। ठीक है। सपोज इसमें और भी बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारा पॉइंट ए था, अब सपोज आपको पॉइंट इनिशियल पॉइंट हमारा बी है सपोज, और इस पॉइंट पे सपोज आपसे पूछ लिया कि इस पॉइंट बी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो उसको कैसे निकालोगे। सपोज ये हमारा पार्ट ए था, पार्ट बी हमारा है, पार्ट बी फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, मैं फिर से एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। आपको डेफिनेशन को ध्यान रखना है। डेफिनेशन बोलती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या करते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और टेंजेंट की स्पीड हमें दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। आपका जो एक्सेलरेशन है ये g, इसका वो क्या लेना है, आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो a परपेंडिकुलर आपको निकालना है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और इसका स्क्वायर बाई a परपेंडिकुलर आपको करना है। तो r इक्वल्स टू 20 स्क्वायर बाई a परपेंडिकुलर। सो a परपेंडिकुलर आप कैसे निकालोगे, अब देखो ये एंगल यदि 37 है तो ये 90 माइनस 37, ये भी हमारा 37 हो जाएगा। तो a परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 10 cos 37। ठीक है, तो यहाँ डाल दो वैल्यू, सो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 4/5, सो 5 2 ज़ा 8, सो 20 इंटू 20 बाई 4 इंटू 2, इसमें कैंसिल कर सकते हो, 2 10 और 4 5, सो हमारा आ गया 50 मीटर। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द बॉटम हो गया। ठीक है, ग्राउंड के पास। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉर्मूला कैसे हम फॉर्मूला को यूज़ करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो आप इन फॉर्मूला को आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है सर्कुलर मोशन के बारे में। हमने सर्कुलर मोशन में एक जनरल सर्कुलर मोशन को हमने देखा कि क्या है सर्कुलर मोशन, कौन सारे टर्म्स हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, फिर कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, फिर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा। तो चलिए इस तरह से हमारा इंटायर काइनेमेटिक्स चैप्टर ख़त्म होता है। और फिर अब मैं इसी काइनेमेटिक्स के प्लेलिस्ट में मैं कुछ और प्रॉब्लम्स में ऐड कर दूंगा फ्यूचर में, कुछ और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हर एक एग्ज़ाम के रेस्पेक्ट में, नीट लेवल प्रॉब्लम्स या फिर IIT JEE लेवल प्रॉब्लम्स, मेंस लेवल प्रॉब्लम्स, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स ऑन एवरी टॉपिक। सो मैं ट्राई करूँगा उसको देने का। तो अब ये काइनेमेटिक्स खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट हमारा प्लेलिस्ट और हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।